बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन में है हमने उसके लिए फिगर ड्रॉ कर ली है और फिगर से इस क्वेश्चन को समझते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यू शेप्ड ट्यूब है ये, यहाँ पर ये मर्करी है और इस साइड वाटर है और इस साइड स्पिरिट है। इस तरीके से इस ट्यूब में ये लिक्विड्स हैं। अब बच्चों हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि मर्करी इज इन लेवल, ये लेवल में है, ठीक है ना। और इस साइड जो हाइट है वाटर कॉलम की वो 10 सेंटीमीटर है और स्पिरिट कॉलम की जो हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर है। मतलब इतने अमाउंट के लिए, इतनी हाइट के लिए जो मर्करी है वो लेवल में आ जाता है। तो अब हमको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है स्पिरिट की, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में हमें इसकी डेंसिटी बतानी है। तो अब जो भी हमको गिवन है वो हमने लिख लिया है, जैसे हाइट ऑफ वाटर कॉलम 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम 12.5 सेंटीमीटर। और यहाँ वाटर की डेंसिटी हमको पता ही होती है, यहाँ हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरीके से हमको रेशो फाइंड करना है। तो रेशो की कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पर यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं साइज सिस्टम में, ऐसे ही रहने देते हैं इनको। तो अब वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 1 होती है। तो ये वैल्यू हमको पता ही होती है, हमने लिख ली। फाइंड क्या करना है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर ये जो मर्करी है ये लेवल में है, ठीक है। अब लेवल में है तो अगर हम इसको बोलें कि ये है यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी, तो ए और बी के लिए प्रेशर जो है वो सेम होगा। मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब ए पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। बी पर जो प्रेशर है वो स्पिरिट की वजह से है। तो मतलब इन दोनों की वजह से जो प्रेशर है इन पॉइंट्स पर वो इक्वल है। तो अब हम यहाँ ए वाटर के लिए ले लेते हैं, पी का फॉर्मूला एच रो जी। अब यहाँ पर वाटर है तो हम ये वाटर लिख देते हैं और इस साइड बी के लिए हम क्या लेंगे, ये स्पिरिट। इस तरीके से जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी और फिर जी से जी कैंसिल हो जाएगा। फाइंड क्या करना है हमें, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू को हम इस साइड लिख लेते हैं। तो अब इस साइड हमारे पास क्या बचता है, एच डब्ल्यू अपॉन एच एस, मतलब हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम। वाटर के लिए हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर और स्पिरिट के लिए हाइट है 12.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हटा के हम इसको ऐसे 100 अपॉन 125 लिख सकते हैं। 25 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ 4 और यहाँ पर 5, ठीक है ना। 25 4 100, 25 5 125 और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.8, 5 8 40। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी या हम कहें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये आ गई 0.8। ठीक, यही आ गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रेस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी in the two arms? Specific gravity of mercury is 13.6। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 हम क्वेश्चन नंबर 9 की ही हेल्प से करेंगे। तो अब समझ लेते हैं कि यहाँ हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो फिगर की ही हेल्प से देखते हैं इसको भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हम इसी फिगर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि ये जो फिगर है इसमें वाटर की हाइट 10 सेंटीमीटर और स्पिरिट की हाइट 12.5 सेंटीमीटर, ये ली थी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला कि इन दोनों में
15 सेंटीमीटर हाइट तक ये लिक्विड्स और ऐड कर दिए जाते हैं। मतलब वाटर का 15 सेंटीमीटर इधर ऐड कर दिया गया, स्पिरिट का भी इधर 15 सेंटीमीटर ऐड कर दिया गया इसमें। तो इस तरह से अब वाटर कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 + 15 25 सेंटीमीटर, और ऐसे ही इधर 12.5 + 15 ये हो जाएगी 27.5 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारे पास ये वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो अब जब यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो गया, अमाउंट ऑफ स्पिरिट चेंज हो गया, तो इनसे लगने वाले प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पर पहले तो क्या था, ये सेम लेवल में थे, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये सेम लेवल में हो। तो अब इनमें क्या होगा कि मर्करी जो का लेवल जो सेम था अब सेम नहीं रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अब वो डिफरेंस किस तरीके से आएगा, जिधर की तरफ प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा उससे दूसरी साइड का मर्करी लेवल राइज हो जाएगा। मतलब अगर वाटर इधर से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो मर्करी की हाइट इधर की तरफ बढ़ जाएगी, और अगर स्पिरिट ने ज़्यादा प्रेशर लगाया है तो इसकी हाइट इस साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम दोनों के लिए प्रेशर की वैल्यू फिर से फाइंड कर लेते हैं कि वाटर अब कितना प्रेशर लगा रहा है और स्पिरिट कितना प्रेशर लगाएगी ये बढ़े हुए अमाउंट के साथ। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि मर्करी का लेवल किधर राइज होगा। फिर हमको बताना क्या है, हमको बताना ये है कि कितना राइज होगा, मतलब ये जो लेवल में डिफरेंस है वो कितना होगा, उस एच की वैल्यू बतानी है हमको मर्करी के लिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन। ये वैल्यू वाटर कॉलम और स्पिरिट की वो नोट कर लेते हैं हम कि अब ये वाटर कॉलम की हाइट जो है वो कितनी हो गई, 10 + 15 = 25 सेंटीमीटर, और स्पिरिट कॉलम के लिए ये हाइट हो गई 12.5 + 15 = 27.5 सेंटीमीटर। यूनिट हम यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे, जो डेंसिटी की वैल्यू है उनको भी हम ग्राम/सेंटीमीटर³ में ही ले लेंगे, तो हमारे लिए इजी रहेगा सॉल्व करना। तो हाइट ये हो गई है। अब बच्चों हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी भी गिवन है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी या हमको पता है यही क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये हमको कितनी गिवन है, इसको हम ऐसे लिख लें कि ρm/ρ वाटर, मर्करी की विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो डेंसिटी है वो हमको गिवन है इसमें 13.6। तो यहाँ से हम मर्करी की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मर्करी। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13.6 × ρ वाटर। अब बच्चों अगर हम ग्राम/सेंटीमीटर³ यूनिट में लें तो ये वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर³ होती है, तो मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डेंसिटी 13.6 ग्राम/सेंटीमीटर³ ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास मर्करी की डेंसिटी भी है। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इन दोनों कॉलम के प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाइट में कितना डिफरेंस आ जाएगा मर्करी के लेवल का। तो बच्चों मैनोमीटर आपको याद होगा, वहाँ पर हम क्या करते थे, दोनों साइड से जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से हम हाइट फाइंड कर लेते थे। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि वाटर ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है या स्पिरिट ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। तो हम दोनों के लिए पहले प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। तो अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम, तो H वाटर, ρ वाटर, G। अब यहाँ पर वाटर की हाइट कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 रख दिया। वाटर की डेंसिटी ग्राम/सेंटीमीटर³ में ये वैल्यू 1 हो गई। G को हम G ही रहने देते हैं, इसकी वैल्यू नहीं रखते, तो 25G। अब ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पर स्पिरिट के लिए देख लेते हैं कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ HS, ρS और ये G, यहाँ पर वैल्यू रख दें। HS ये वैल्यू कितनी है 27.5, और डेंसिटी देखें स्पिरिट की, तो बच्चों हमने यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी फाइंड की थी। तो इसमें हम वाटर की डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये स्पिरिट की डेंसिटी आ जाएगी। तो 0.8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 0.8 ऐसे लिख देंगे हम। और G,
अब ये वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 22 और ये जी इस तरीके से। तो अब बच्चों हम देख सकते हैं कि वाटर जो प्रेशर लगा रहा है वो 25 जी है और स्पिरिट जो प्रेशर लगा रही है वो 22 जी है। तो दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो प्रेशर वाटर लगा रहा है उसकी, मतलब कि इस साइड से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो इस साइड से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये इस साइड के लेवल को पुश कर देगा ऐसे डाउनवर्ड, तो जो राइज आएगा वो इस साइड आ जाएगा, है ना। जो मरकरी का लेवल है वो इस साइड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब कितना ऊपर उठेगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में कितना प्रेशर डिफरेंस है। तो अब हम यही हाइट जो है इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पी डब्ल्यू माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी। और बच्चों ये एच किसके लिए, अब मरकरी के लिए, डेंसिटी किसकी, मरकरी की। तो बच्चों ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने लिया है ये प्रेशर डिफरेंस वाटर और स्पिरिट का, और इस साइड हमने ये मरकरी के लिए एच रो जी उसका प्रेशर ले लिया है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देते हैं। अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि ये तो 25 जी आया और ये वैल्यू 22 जी आई, और इधर ये हाइट तो हमको कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी अभी हमने देखा कि 13.6, ये हमने यहाँ पर देखी थी ना, ये 13.6 ये हमने मरकरी के लिए डेंसिटी निकाली थी। और यहाँ पर जी, तो बच्चों जी तो इधर से कॉमन आ जाएगा और इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो 25 माइनस 22 यहाँ पर 3 बच जाएगा। 3 इज इक्वल टू एच एम इंटू 13.6 ये बचेगा। तो यहाँ से अब हम मरकरी कॉलम की हाइट में जितना राइज आया वो निकाल सकते हैं, 3/13.6। अब बच्चों 3 को डिवाइड करते हैं 13.6 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.22 सेंटीमीटर। मतलब मरकरी लेवल जो है उसकी हाइट में इतना राइज आएगा। या तो बच्चों मरकरी लेवल की हाइट जो है उसमें जो डिफरेंस है ये 22 सेंटीमीटर वो इस साइड आ जाएगा कि मरकरी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और दोनों के लेवल में इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर, एक्सप्लेन। बच्चों ये बताना है हमें कि रिवर में क्या रैपिड के लिए भी हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रैपिड क्या होते हैं, जब रिवर का फ्लो किसी ऐसी जगह से हो रहा होता है जहाँ पर रॉक्स हों या बड़े बड़े पत्थर हों, तो उनसे टकराने के बाद पानी जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में नहीं रहता, वो टर्बुलेंट हो जाता है। मतलब वहाँ पर स्पीड जो है पानी की वो बढ़ जाती है। तो अब इसमें यही पूछा है कि क्या वहाँ पर भी हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमको पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। हमने जब ये प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने आइडियल फ्लूइड ये यूज़ किया था वर्ड की फॉर आइडियल फ्लूइड। तो अब आइडियल फ्लूइड मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रीम लाइन फ्लो तो रहा नहीं, कैसा हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। तो इसलिए रैपिड पर हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो क्वाइट इजी, ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं रैपिड के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लो टर्बुलेंट होता है, स्ट्रीम लाइन नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट मैटर इफ वन यूजेज गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, एक्सप्लेन। अब बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि बर्नौलीज इक्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं फॉर्मूले में, तो क्या एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह गेज प्रेशर भी यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों गेज प्रेशर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों पॉइंट्स पर जिनके लिए हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहे, जिससे कि वो दोनों साइड से कॉमन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी अलग आ जाएगा, तब हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको हम और फिगर से समझ लेते हैं कि अगर हमारा कुछ इस तरीके का हम ले रहे हैं ऐसे ये फ्लो कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है।
तो अगर हमारे जो 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं जिन पे बर्नौलीज प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर हम गेज प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको हम गेज प्रेशर PG से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P माइनस PA। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये P1 माइनस PA आ जाएगा। जब हम ये PG लिखेंगे तो क्या है ये P1 माइनस PA। ऐसे ही इस साइड भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा PG इज इक्वल टू यहाँ P2 माइनस PA, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये है हमारा यहाँ पर ये 1 और ये है 2, गेज प्रेशर 1 गेज प्रेशर 2 ऐसे। तो जब हमने ये वैल्यू रख दी P1 P2 को इनसे रिप्लेस कर दिया तो हम देख रहे हैं PA से PA तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास क्या बचेगा P1 P2 जो यहाँ पर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कंडीशन में। लेकिन दूसरा केस है कि अगर कुछ इस तरीके का है, हमारा जो फ्लो है हम ऐसे ले रहे हैं उसको कि यहाँ पर ये सपोज़ ये कोई दूसरा मीडियम है और यहाँ पर ये मीडियम कुछ और है। तो अब यहाँ पर सपोज़ जो प्रेशर है वो तो है PA, इस पॉइंट को हम B मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम A मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये PA, लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ और हो जाएगा ना। अब ये मीडियम चेंज हो गया तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में जब ये हमारे सेम नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो ऐसे में अब ये भी डिफरेंट होंगी, तो हम तब वहाँ पर ऐसे गेज प्रेशर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये मैटर करेगा। तो इस तरह के केस में कि जब हम 2 पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं और उन दोनों ही पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम गेज प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का केस है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है उन 2 पॉइंट्स पर, तो यहाँ मैटर करेगा, तब हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों के आंसर्स हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।